नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद। आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे कि करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही थी उसमें अप्रैल की हमने फर्स्ट सीरीज कवर कर ली है, फर्स्ट एपिसोड इसमें कवर कर लिया है हमने। आज जो हम बात करेंगे वो अप्रैल का ही करंट कवर करेंगे 2024 का, और ये अप्रैल के करंट 2024 की दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं भाई वीडियो कैसी लगी, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाँ भाई, अप्रैल 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भैया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो क्या हो गए हैं? वो राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो राज्यसभा का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है भैया? तो आर्टिकल 80 में। ठीक है, आर्टिकल 80। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और साथ ही उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के 3 दशक भाई लगभग 30 साल लंबे कार्यकाल की समाप्ति हो गई है। ठीक है, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और इतना ही नहीं, 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के क्या रहे हैं? भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। अच्छा, इसी समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही 1990 में भारत में आर्थिक मंदी आई थी, और 1991 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारत में शुरू की गई थी नई आर्थिक नीति। क्या शुरू की गई थी दोस्तों? नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी, और नई आर्थिक नीति 1991 के तहत भारत में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। उदारीकरण मतलब लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाना, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजी कंपनियों को मौका देना, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि विदेशी कंपनियों को मौका देने की बात की गई। ठीक है, सिंपल से शब्दों में समझे तो। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक का काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। भैया, काला नमक चावल किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन इस समय थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? भारत से 1000 टन काला नमक चावल निर्यात किया जाएगा दोस्तों। 1000 टन काला नमक चावल निर्यात किया जाएगा। किस राज्य से संबंधित है? तो भैया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है काला नमक चावल। उत्तर प्रदेश से संबंधित है काला नमक चावल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्वदेशी गेहूं की किस्म, जिसको हम कहते हैं काठिया गेहूं, स्वदेशी गेहूं है काठिया गेहूं, इसको प्रतिष्ठित जीआई टैग भी मिल चुका है। ये किस राज्य का है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक स्वदेशी गेहूं है काठिया गेहूं, जिसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। ये किस राज्य का भाई? तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य का। और उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो नीचे का क्षेत्र है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, उस उत्तर प्रदेश में ये उत्पादन किया जाता है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में भैया कौन से एकमात्र भारतीय हैं? इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो प्रतिवर्ष यह बताती है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपति कौन हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपति कौन हैं, और इस बार कौन सी भी लिस्ट जारी हुई है? तो 38वीं। ठीक है, तो इस 38वीं रिपोर्ट के अनुसार फोर्ब्स की भारत के एकमात्र भारतीय कौन है जो विश्व के 10 अरबपतियों में शामिल हैं? तो इनका नाम है भाई मुकेश अंबानी। क्या नाम है? मुकेश अंबानी। चलिए, विश्व के 3 सबसे बड़े अरबपति कौन हैं? तो एक है वर्नार्ड अर्नोल्ड और फैमिली। वर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली ब्रिटेन के हैं। क्या काम करते हैं भाई? ये लग्जरी चीजें बनाते हैं। लग्जरी चीजें, ऐसी चीजें जिन्हें केवल अरबपति खरबपति ही खरीद सकते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? 233 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पे है भाई एलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलॉन मस्क, इनकी 195 अरब डॉलर की टोटल संपत्ति है। तीसरे हैं जेफ बेजोस,
जेफ बेजोस जिनका संबंध अमेजॉन से है, ठीक है, 194 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास। अगर बात करें मुकेश अंबानी की तो भैया 116 अरब डॉलर के साथ, 116 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में 9वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, इस लिस्ट में 9वें स्थान पर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तारीख से भारत में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो जाएगा? आपको पता है किसी घर में अगर दो गाड़ी है, किसी घर में दो गाड़ी है तो एक ही फास्टैग से काम चल रहा है। कभी कभी एक गाड़ी पर दो दो फास्टैग काम कर रहे हैं। आपने बहुत से देखा होगा, देखा क्या होगा, आपकी खुद की कुछ लोगों की गाड़ियों पर लगा भी होगा कि एक गाड़ी पर दो दो फास्टैग लगे हुए हैं। तो भाई ये नियम अब खत्म हो चुका है, एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन एक फास्टैग का काम करेगा अब। ठीक है, ये नियम चालू हो चुका है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग का जो नियम है वो 1 अप्रैल 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया है। ठीक है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, बात करें कि भैया राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, एक वाहन एक फास्टैग का? इसका उद्देश्य है वाहनों के लिए एक फास्टैग के इस्तेमाल से या वाहन से कई फास्टैग संबंधित करने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब एक वाहन के लिए एक ही फास्टैग हो, सिंपल भाषा में आप ये समझ लो। ठीक है, चलिए आगे बात करें, समझ में आया होगा, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक की, सुरक्षा परिषदों के सेक्रेटरियों की बैठक चल रही है, तो उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं भाई? तो शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा परिषदों की बैठक चल रही है, तो उसमें सचिवों की बैठक है। तो भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार हैं, सलाहकार हैं ये। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जो शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों में सचिव की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अगर बात करें एससीओ की, तो एससीओ देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक है ये, जो 2 से 3 अप्रैल 2024 तक चली थी। और कहां चली थी ये ध्यान रखेंगे, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है, वहां पर चली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, आगामी लोकसभा चुनावों में, आगामी लोकसभा के चुनावों में युवाओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किसे चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो चुनाव आयोग ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक आइकन बनाया है, एक व्यक्ति को लेकर आए हैं, नियुक्त किया है जो लोगों को जागरूक करेगा। कौन है भाई? आयुष्मान खुराना, एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, जो लोगों को जागरूक करेंगे कि भैया अपने मतदान का प्रयोग करें। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और 2 अन्य हैं सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे तो कमेंट में आंसर देते हैं भाई, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कुछ नहीं देते। देना चाहिए सभी को। देखिए, पार्टिसिपेट करने से इतना फायदा हो जाता है। देखिए, अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे और आप उसका आंसर दे रहे हो, पता नहीं है, सर्च करके दे रहे हो, तो वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि आपने उस चीज को सर्च किया था और आपने उस चीज को लिखा था। कोई बात नहीं, सर्च नहीं किया है, पता है, तब भी लिख दो। तो हमें एक माइंड में एक चीज ये रहती है कि हमने वहां कमेंट किया था, कमेंट में क्या लिखा था, ये चीज याद रहती है, तो आपको वो चीज याद रहेगी। ठीक है, रील्स पर टाइम वेस्ट करते हो, इससे अच्छा 5-10 मिनट अपने लिए भी निकाला करो। किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मंत्रालय है जिसने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है? तो भैया स्वास्थ्य मंत्रालय ने। क्या करेगा ये ऐप? ये क्या करेगा ऐप? तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड मतलब आपको कोई परेशानी हुई, आपको कान में कोई प्रॉब्लम हुई, तो कान के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो पूरा ब्यौरा लिखना पड़ रहा है कि भाई ये है, ये है, ये है। ठीक है, फिर
आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर से ब्यौरा देना पड़ रहा है, अगर भविष्य में कोई दिक्कत हुई तो फिर से ब्यौरा देना पड़ रहा है, बार बार अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो अल्ट्रासाउंड अलग करा रहा है, किसी और के पास जा रहे हैं वो एक्सरे अलग करा रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड मतलब आपके शरीर की पूरी जांच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेव हो जाएगी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो बार बार वो अपने अल्ट्रासाउंड अपनी रिपोर्टें कराने के लिए आपसे नहीं कहेगा। दूसरी चीज, सूचना मिलेगी आपको इस ऐप पर कि कौन से स्वास्थ्य के लिए कौन सी दवाइयां, कि कौन से डॉक्टर बेहतर हैं, किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी सूचनाएं मिलेंगी। संसाधनों तक पहुंच मिलेगी, आपकी दवाइयां आपके नियर बाय कौन से स्टोर से मिल सकती हैं, ये सारी संसाधनों की पहुंच होगी आपके लिए, ठीक है, इस ऐप के द्वारा। ये जो ऐप था वो पहले केवल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए था, अब iOS के लिए भी है, ठीक है, iOS वर्जन भी है। आगे बात करें, CGHS की फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, क्लियर, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष, विश्व बैंक की बात चल रही है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां भारत के रिजर्व बैंक की बात नहीं चल रही, यहां बात चल रही है विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी रेट क्या रहने वाली है इसका अनुमान बताया है। भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रेट क्या रहने वाला है ये किसने बताया है? विश्व बैंक ने। और कितना बताया? 6.6%। 6.6% बताया है वर्ल्ड बैंक ने कि भारत का जीडीपी इतना रहने वाला है 2024-25 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी दर 6.4% से बढ़ाकर 6.6% कर दी है। पहले 6.4 बताई थी, अब 6.6% कर दी है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक दो बैंकों को मिलाकर बनाया गया एक समूह है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान अध्यक्ष भारतीय हैं भैया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय, अजय बंगा। 2023 में नियुक्ति हुई थी इनकी, ठीक है। आगे बात करें, सीएफओ कौन है? अंसल कान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक पाने वाले शतरंज के खिलाड़ी कौन है? अभी तक शतरंज में नाम जिसका जाना जाता था वो थे विश्वनाथ आनंद। आज एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं कि शतरंज में विश्वनाथ आनंद से भी कोई आगे पहुंच गया है। तो चलिए, हाल ही में भारत के शीर्ष स्थान पर रैंक पाने वाले भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन चुके हैं? शतरंज प्लेयर कौन बन चुके हैं? इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी शीर्ष स्थान पर शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। एरिगेसी ने 9वें स्थान पर हैं इस मामले, वर्ल्ड में 9वें स्थान पर हैं। इस मामले में इन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप के विजेता विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। 21 वर्षीय अर्जुन FIDE रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय विश्वनाथ आनंद है। पहले स्थान पर कौन है? अर्जुन एरिगेसी, और दूसरे स्थान पर अब कौन है हो गए हैं? भारतीय विश्वनाथ आनंद, ठीक है। चलिए बात करें, वर्ल्ड में इनका स्थान 9वां है। FIDE की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एचिस, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं अर्कडी डुओकोविच, ठीक है ना। चलिए इतना ध्यान रखेंगे, अर्जुन एरिगेसी विश्व में 9वें स्थान पर, भारत में प्रथम स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर अब कौन आ गए हैं? तो विश्वनाथ आनंद। क्लियर है भाई? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये जितनी भी न्यूज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस में जितना न्यूज़ कवर करा रहा हूं, अगर आप इतनी ही न्यूज़ कवर करते हुए चल रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की आपदा से वंचित रहेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डेली का जितना करंट कवर करा रहा हूं इतना करंट आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। यूपीपी हो, SSC हो, MTS हो, CGL हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, टेट वगैरह, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी चलिए, आज की 10 न्यूज़ थी। आगे और भी भविष्य में अगर न्यूज़ और बेहतर होंगी तो और हम इन न्यूज़ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद, सभी को जय हिंद।